स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। MCS 012 का एग्ज़ाम है, जनवरी में है, 7th या 9th को, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उसका मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। जून 2022 का ये क्वेश्चन पेपर था MCS 012 का, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगली वीडियोज़ में सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वीडियो में शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, 80% ऑफ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे अनसब्सक्राइब्ड हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं है वो। तो प्लीज़ आप कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है ना। वीडियोस देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है मुझे पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। यार ये जो MCS 012 सब्जेक्ट है ना, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। ये बहुत मुश्किल होता है, लिटिल बिट ऑफ मैथ्स, ठीक है ना। थियोरेटिकल नहीं होता है, आप कंसेप्ट समझ के पास नहीं होगी। इसकी 4 यूनिट की बुक्स होती हैं। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सो पहला पार्ट जो है, ए पार्ट है, उसमें उसने के मैप बनाने को बोला है। के मैप स्टैंड्स फॉर कार्नोफ मैप। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का। तो इसको प्रॉपरली समझना है तो मेरा एक वीडियो है, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसने ये बोला था कि आप मुझे के मैप के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो और फिर उसका गेट इंप्लीमेंटेशन करके दो, लॉजिक डायग्राम बना के दो। तो क्योंकि ये इक्वेशन 4 तक गई हुई है, तो बेसिकली आपको क्या करना था। बेसिकली क्योंकि इक्वेशन 4 तक गई हुई है, एज यू कैन सी हियर, ये देखो 14 तक गई है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, राइट। तो 16 का के मैप बनेगा जिसमें 14 तक का नंबर काउंट होता है। तो ये 16 का के मैप है। इसको आप डायग्राम को याद कर लो, लाइक 0 1 3 2, ये आगे पीछे होता है, 3 इस तरफ 2 इस तरफ, 4 5 7 6, देन नीचे इस तरफ 8 9 11 10 एंड देन 12 13 15 14। ओके, अब उसने ABCD वेरिएबल्स लिए हैं, तो इस लाइन में AB आ गए, इस लाइन में CD आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे CD लिख दिया आपने 2 बार 4 बार, और यहाँ पे आपने AB लिख दिया 4 बार। फिर हमने क्या करना होता है, इसको एक याद कर लो। पहली बार दोनों पे बार, फिर पहले पे बार, फिर किसी पे नहीं, फिर आखिरी पे बार, एंड रिपीट दिस। पहले दोनों पे बार, फिर पहले पे बार, फिर किसी पे नहीं, फिर आखिरी पे। अब आपने एक इस इक्वेशन में देखना है, इस इक्वेशन में आपको जो जो नंबर्स दिए थे वहां वहां आपने 1 लगा देना है। तो 0 2 4 6 9 11 14, वहां पे हमने 1 लगा दिए। बाकियों पे आप 0 लगा सकते हो, लेकिन नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो बाकी इक्वेशंस पे। अब आपने ग्रुपिंग करनी होती है वंस की, जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं उसकी ग्रुपिंग करनी होती है। जब आपने ग्रुपिंग करनी है तो आपने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है, बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए आपका, ठीक है ना। तो क्योंकि आपके टोटल 6 to 7 वंस हैं, तो आपका ग्रुप 8 से बड़ा नहीं बन सकता है, 8 भी नहीं बन सकता क्योंकि 8 वंस भी नहीं है। तो 8 के बाद क्या आएगा, 4। तो हम ग्रुप बनाते हैं, पहले 16 का बनाने की कोशिश करो, नहीं तो 8 का, नहीं तो 4 का, नहीं तो 2 का, नहीं तो 1 का। 16 8 की पॉसिबिलिटी गई, अब 4 का। तो ये जो कॉर्नर्स है ना आपके, ये कॉर्नर्स आपका ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि के मैप एक पेपर की तरह होता है, पेपर के 2 कॉर्नर्स आप आपस में मिला सकते हो। उसके बाद हमारा 2 का ग्रुप देख रहे हैं, तो ये एक ग्रुप बन रहा है 2 का सीधा, ठीक है ना। और ये एक अकेला बचेगा, लेकिन अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूं तो 2 का ग्रुप बनता है। तो ओवरलैपिंग अलाउड होती है अगर ओवरलैपिंग से आपका ग्रुप बड़ा होता है। तो हमने ओवरलैपिंग करी और हमारा ग्रुप ये बड़ा हो गया। सो वंस यू क्रिएट द ग्रुप्स, अब आपने आंसर्स निकालने होते हैं। तो आंसर्स निकालने से पहले मैंने क्या किया, इनको नाम दे दिया, लाइक G1 G2 एंड G3, दिस इज G2 एंड दिस इज G3। तो G1 ग्रुप का आंसर क्या है, तो ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली, इनके सामने के वेरिएबल्स को कंसिडर करो, ये वाले और ये वाले। तो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन है D बार, और इनमें से कॉमन क्या है, A बार। तो आंसर इज A बार D बार। फिर इस ग्रुप का G2 का, इसके सामने ये दोनों हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, B। ऊपर भी B है, नीचे भी B है। नीचे देख, ये चेंज हो गया है A बार से A, तो इसको नहीं लूंगा। B और इसमें CD बार, ये हमेशा कॉमन रहेगा, तो BCD बार इस ग्रुप का आंसर है। और फिर इस ग्रुप का आंसर, इन दोनों में से कॉमन क्या है, D, और इधर से AB बार, तो AB बार D। सो यू गॉट, आपके 3 ग्रुप्स के आंसर ये रहे, G1 G2 G3, ठीक है ना। फिर आपने इनको प्लस करके आंसर फाइनल बना देना है, जो ये रहा आपका A बार D बार प्लस BCD बार प्लस AB बार D। तो ये आपने अपने इक्वेशन को शॉर्ट कर लिया है, के मैप के इक्वेशन को आपने शॉर्ट कर लिया है।
अब उसने बोला था जो आपका आंसर आया है उसका आप सर्किट बना के दो, तो ये रहा आपका सर्किट। हमारी इक्वेशन थी ए बार डी बार बी सी डी बार ए बी बार डी, तो वी हैव ए बी सी डी, टोटल 4 इनपुट्स। तो हमने यहाँ पे 4 लाइनें लगा दी हैं, एक ए की, एक बी की, एक सी की, एक डी की। बीच में कहीं कहीं हमें नेगेशंस चाहिए, तो नेगेशन के लिए हम नॉट गेट लगाते हैं। तो ये रहे आपके नॉट गेट, ये आपके सारे नॉट गेट हैं, ठीक है ना। नॉट गेट को हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने जैसे जैसे हमारी इक्वेशन आई थी, हमारा था ए बार डी बार, तो ए बार वाली लाइन और डी बार वाली लाइन को कनेक्ट कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंड गेट लगा है। फिर बी सी डी बार, तो ये बी वाली लाइन, ये सी वाली लाइन और ये डी बार वाली लाइन, तो बी सी डी बार। और फिर आया ए बी बार डी, तो ये ए वाली लाइन, ये बी बार वाली लाइन और ये डी वाली लाइन, इनको किया एंड गेट्स। अब इन तीनों इनपुट्स को इकट्ठा किया और गेट से, तो प्लस लग गया और गेट, एंड दिस इज व्हाट यू गेट एज अ सर्किट डायग्राम ऑफ द के मैप वैल्यू। सो इससे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट का ए पार्ट, 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी फ्लिप फ्लॉप। भाई फ्लिप फ्लॉप का भी एक क्वेश्चन आता है, फ्लिप फ्लॉप जरूर करो। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप है। तो डी फ्लिप फ्लॉप का थोड़ा सा थ्योरी, डी फ्लिप फ्लॉप को डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को आप नोट गेट से जोड़ दोगे तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप बनता है, ठीक है ना। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप में से, ठीक है ना। ये मेक श्योर करता है कि भाई एस एंड आर जब वैल्यू 1 हो जाए कभी सेम ना हो, ठीक है ना। डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से हमारी वैल्यू रजिस्टर बनते हैं, हमारे रजिस्टर्स बनते हैं, डी को डेटा भी कहा जाता होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, ये उसने लॉजिक डायग्राम बनाने को बोला था, तो ये आपका लॉजिक डायग्राम है जी, इस तरफ ये आपका लॉजिक डायग्राम है। लॉजिक डायग्राम में क्या होता है, आपने 2 आउटपुट दिखानी होती हैं, दैट इज क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। 2 इनपुट्स दिखानी होती हैं जे एंड के, एक क्लॉक दिखानी होती है जो ये रही सी एल के, और प्रीसेट एंड क्लियर सिग्नल्स होते हैं जो ये रहे। अब डी फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, इस जे और के की इनपुट को हम नॉट गेट से जोड़ देते हैं, तो नॉट गेट से जोड़ने से ये डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल कैसे बने हैं, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है, तो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल लिख लिया है। इसको आप याद कर लो, 0001 1011 कॉम्बिनेशन पे 00 पे क्यू प्रीवियस आउटपुट, 01 पे 0 रीसेट, 10 पे 1 सेट एंड 11 पे क्यू बार कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि आपने दोनों इनपुट्स को जोड़ दिया, तो अगर आप यहां से 0 भेजोगे तो यहां पे 0 मिलेगा और यहां पे नेगेट होके 1 मिलेगा, 0 1, तो ये केस। और अगर आप यहां से 1 भेजोगे तो यहां पे 1 होगा और ये नेगेट होके 0 हो जाएगा, तो ये केस। पर ये 2 केस नहीं चलेंगे, दोनों इनपुट 0 नहीं हो सकती हैं क्योंकि आपने नॉट गेट लगाया है, तो आपके ये वाला केस और ये वाला केस नहीं चलेगा। सो यू गेट ओनली 2 वैल्यूज, और इसी को डिराइव करके हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का बनता है कि अगर आप 0 दोगे, अगर आप 0 इनपुट दोगे तो 0 आंसर आएगा, अगर आप 1 इनपुट दोगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल होता है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलते हैं। एक आप लिखने का तरीका कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट इसने प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, और ये डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट लिखा है, तो ये 0 0, अगर 0 है तो रीसेट मतलब 0 ही होता है, और 1 1 पे 1, इसको भाई एक 1 कंसिडर करो तो ये सेट ही होता है, तो इसी को ही बनाया हुआ है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल था या ट्रुथ टेबल था। अब आता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल डी का, टी का, जेके का, एसआर का, सबका होता है। बनता कैसे है, आप क्या करते हो, एक प्रेजेंट स्टेट और एक नेक्स्ट स्टेट, मतलब इस वक्त की स्टेट आपकी क्या है और आप नेक्स्ट स्टेट क्या चाहते हो। तो अगर मेरी इस वक्त स्टेट 0 है तो मैं सपोज 0 पे ही रहना चाहता हूँ, या 0 है तो मैं चेंज करके 1 पे जाना चाहता हूँ। वैसे ही अगर 1 है तो 1 पे ही रहूंगा, या 1 से चेंज करके 0 पे जाऊंगा। तो पहले आप ये देखते हो कि नेक्स्ट स्टेट 0 कहाँ से आ रहा है, तो 0 आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आपका, अगर आपका डी 0 है इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, और कुछ है ही नहीं, और कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आपको 1 कहाँ पे चाहिए, जब ये 1 होगा तो यहाँ पे 1, ये आपका 1 है तो 1 आपको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे 1 होना चाहिए। और 0 कैसे चाहिए आपको, ठीक है ना, तो इसके लिए भी आपका 0 रहेगा। सो 0 1 1 0, दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ योर एक्साइटेशन टेबल। 2 मिनट में इसको चेंज कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 0, ठीक है। तो अब देखते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं और इसको हम एक बार दोबारा चला लेते हैं, ओके। सो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल और लॉजिक डायग्राम, ये सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया है विद थ्योरी एंड दिस। तो इससे आपका क्या हुआ, इससे आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया जो 5 मार्क्स का था। आगे डीएमए क्या है, डीएमए का इंटरफेस। डीएमए क्या होता है, डीएमए का पूरा मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देखो
कंप्यूटर में मान लो आपके 3 यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। ये है आपका मान लो आईओ, ये है आपकी मेमोरी, मेमोरी मतलब रैम या कुछ भी, और ये है आपका प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। जब भी आपने डेटा ट्रांसफर करना होता है तो डेटा ट्रांसफर के लिए 3 बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल बस, ए बस, डी बस एंड सी बस। फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर वी नीड 3 बसेस। मास्टर ऑफ बसेस ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जब भी आप इनपुट आउटपुट अगर मेमोरी को डाटा भेजना चाहे तो पहले वो माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा, जो इन बसेस की मदद से डाटा आगे मेमोरी को भेजेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आईओ और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेयर कर रहा है। कहता अगर आईओ और मेमोरी, आईओ और मेमोरी, अगर आईओ और मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकें, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकें, तो आईओ और मेमोरी अगर डायरेक्ट ट्रांसफर कर सके तो हमारा ये स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर को रास्ते से हटा देते हैं और डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को डीएमए कहा जाता था, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। तो डीएमए होता क्या है, डीएमए में अगर कम काम करना चाहते हो, अगर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा भी तो उसके लिए आपको बस की जरूरत, एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम डीएमए इंटरफेस कहते हैं। डीएमए इंटरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बिटवीन द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। तो डीएमए इंटरफेस क्या क्या काम करता है ये आप छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। तो ये देखो, इश्यूज ब्लॉक कमांड टू आईओ इंटरफेस, रीड स्टेटस ऑफ डीएमए इंटरफेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ऐसे। तो सीपीयू डीएमए को कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा है, फिर इंटरप्ट लगता है, फिर डीएमए सीपीयू को कंट्रोल ट्रांसफर करता है, ऐसे एक एक करके डाटा ट्रांसफर होता रहता है। तो इट इज़ यूज प्राइमरली व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा भेजना है तो आप इसको यूज़ करते हो। पूरे का पूरा ब्लॉक भेजा जा सकता है या एक टाइम भेजा जा सकता है। अगर एक एक करके भेजोगे तो उसको साइकिल स्टीलिंग मोड कहते हैं। अगर एक साथ इकट्ठे डाटा भेजोगे तो उसको हम बर्स्ट मोड कहते हैं। जब आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो डीएमए एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है, ठीक है ना, और सीपीयू के पास बस से कंट्रोल वापस आ जाता है। द प्रोसेसर इश्यूज ए कमांड टू डीएमए इंटरफेस, ठीक है ना। तो ये सब काम क्या करता है वो बताता है, ठीक है ना, कि रीड करना है या राइट करना है उस एड्रेस से, वो एड्रेस कहाँ पे है और डाटा लाइन में क्या आ जाएगा, किस लोकेशन से आपने डेटा रीड करना शुरू करना है, स्टार्टिंग लोकेशन, कितने वर्ड्स टोटल ट्रांसफर करने हैं जो डाटा काउंट रजिस्टर के अंदर पड़े होंगे। तो ये आपका डीएमए इंटरफेस का वर्किंग है और डीएमए क्या होता है ये। तो ये सी क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था डी, ये भी प्रैक्टिकल था भैया। ये हार्ड डिस्क के बारे में उसने पूछा है। कहता है एक हार्ड डिस्क जो है वो 6000 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट पे घूम रही है, जिसका सीक टाइम दिया हुआ है। सीक टाइम मतलब उसको डाटा उठाने में कितना टाइम लगता है, 10 मिली सेकेंड्स। उसके 100 ट्रैक्स हैं और हर एक ट्रैक के अंदर 200 सेक्टर्स हैं। आपको एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है। ये क्वेश्चन लग तो बड़ा आसान रहा है लेकिन इतना आसान था नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। तो मैंने इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया। सीक टाइम दिया है मुझे 10 मिली सेकेंड्स, एज यू कैन सी हियर। रोटेशंस पर मिनट 6000 है, ये मिनट में है और ये सेकंड्स में चल रहा है मोस्टली सारा काम। तो मैंने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, रोटेशंस पर सेकंड, बाय डिवाइडिंग इट टू 60। 100 रोटेशंस पर सेकंड। फिर ट्रैक्स कितने थे, 100। फिर सेक्टर्स कितने थे, 200। उसने एवरेज एक्सेस टाइम निकालने को बोला था। एवरेज एक्सेस टाइम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम मुझे गिवन था, ठीक है ना, लेटेंसी टाइम मुझे निकालना था। लेटेंसी टाइप का आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है ना। हाफ ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स कितने हैं, 200, 200 का हाफ निकाल दो, 200 अपॉन 200, ठीक है ना। रोटेशंस पर सेकंड क्या निकली है मेरी, था 100 रोटेशंस पर सेकंड। कितने सेक्टर्स हैं मेरे, 200 सेक्टर्स हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200 और इसको 100 से डिवाइड किया तो आई गॉट 5 मिली सेकेंड्स। ये लेटेंसी टाइम निकला मेरा। मैंने एवरेज एसेस टाइम में इसको ऐड किया, 10 + 5 15 मिली सेकेंड्स टोटल टाइम लगेगा एसेस करने को, डिस्क को एसेस करने को। तो ये आपका डी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने ही सॉल्व किया है, ठीक है ना। आई होप इस पर मुझे लाइक आने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिकल है। रैम चिप दी हुई है 16K/4 की और उसने ये वैल्यूज़ पूछी हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल है। देखिए सबसे पहले उसने पूछा है कि भैया नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट लाइंस बता दो कितनी है इसमें। तो सीधी बात है, ये 16K/4 है ना, तो ये 4 बिट्स हैं। 4 बिट्स के लिए आपको 4 डाटा लाइंस चाहिए, तो इनपुट एंड आउटपुट लाइंस आपकी टोटल 4 हो जाएंगी। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सीधा था, 1 नंबर का ये था। फिर उसने पूछना था हाउ मेनी एड्रेस लाइंस यू हैव, एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए। जितनी मेमोरी लोकेशंस होती हैं ना उतनी एड्रेस लाइंस की जरूरत पड़ती होती है, ठीक है ना। तो ये 16K है, K मतलब 1000, 1024, तो 16 को 1024 से मल्टीप्लाई किया, जो आ गया 16384। 16384 जब मेरा निकल गया तो मैंने इसको 2 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट किया कि 2 रेज़ टू पावर में कितना आता है। अगर आप 2 रेज़ टू पावर जैसे 1 करोगे तो ये 2 आता है, 2 रेज़ टू पावर 2 करोगे तो ये 4 आ गया,
2⁻³ करोगे तो ये 8 आ गया। ऐसे ये वैल्यू कब आ रही है 16,384। जब मैं 2⁻14 करता हूँ ना तो मेरी वैल्यू आती है 16,384। तो ये 14 आ गया, तो 14 एड्रेस लाइन्स मुझे चाहिए होंगी। ये सीधा सीधा मेरा आंसर था इस चीज़ का, ठीक है ना। फिर ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में वो ये बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी सच रैम चिप्स विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रैम, रैम बनाने में कितनी चिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसने 64 के बाइट मांगे थे, तो 64 के बाइट को मैंने दोबारा 64 मल्टीप्लाई बाय 1024 इंटू 8 इसलिए किया क्योंकि ये बिट्स में है ये चीज़ और ये बाइट्स में है। तो बाइट और बिट में 8 बिट का डिफरेंस होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो वापस इसको 64 मल्टीप्लाई बाय 1024 क्योंकि के में है, मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि ये बाइट में है तो बिट में कन्वर्ट किया, तो दिस वैल्यू आई गॉट। इसको मैंने क्या किया, जो मैंने 16K की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना, 16,384, ठीक है ना, उसके साथ डिवाइड कर दिया। ये जो निकाला था 16K इंटू 4 बिट्स करके मैंने जो वैल्यू निकाली थी 65536, इससे डिवाइड कर दिया, आई गॉट 8। सो टोटल 8 चिप्स वर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये भी मैं बिट लेवल पे ले गया क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया। जो आपने 2⁻14 निकाला था वो आपने इंटू 4 बिट्स निकाला था, तो ये 4 बिट का भी हल निकाला। तो अगर मैं 16K को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतनी वैल्यूज आती हैं, इसके लिए मुझे 2⁻16 चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन था, ई पार्ट 4 मार्क्स का था, सीधे आपके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पहले का आंसर था 8 4, ये आपके दूसरे का आंसर था 14 एड्रेस लाइन्स, और ये आपके तीसरे का आंसर था 8 चिप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं ई पार्ट के बाद एफ पार्ट। एफ पार्ट में माइक्रो ऑपरेशंस हैं, ऐड करो डिक्रीमेंट करो, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। तो उसने पहले ऐड करने को बोला। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि ये ऐसा ऑपरेशन होता है जब आप बार लगाते हो, जब आप बार लगा दोगे तो ये सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन होता है, पर जो उसने दिया है मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली उसने ये बोला है कि R1 और R2 के कंटेंट्स को ऐड कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये रहे आपके R1 के कंटेंट, ठीक है, ये रहे आपके R2 के कंटेंट, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए बाइनरी एडिशन आपको आना चाहिए। तो 0 को अगर 0 से प्लस करोगे तो 0, ये याद रखना। 0 + 1 करोगे तो 1, 1 + 0 करोगे तो भी 1, 1 + 1 करोगे तो ये 2 होता है। 2 आप बाइनरी में लिख नहीं सकते, तो इसको आप ऐसे लिखते हो 0 विद कैरी 1, ओके। तो यहाँ से शुरू किया ऐड करना, 1 + 1, यहाँ पे मेरा ये सिचुएशन आ गया, तो 0 कैरी 1 आगे भेज दिया। फिर 1 + 1 0, 0 + 0 0, और ये जो कैरी आया था इधर चला गया, ये कैरी आगे पास ऑन होता गया, एंड इन द एंड आपका ये कैरी आ गया है। फिर उसने +1 करने को बोला था, तो बेसिकली जो आंसर आया था उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो दिस इज द आंसर आई गॉट। तो आपके पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर ये रहा, 0 0 0, 7 × 0 then 1। फिर उसने बोला था R1 एरो R2 + all ones इन द रजिस्टर। बेसिकली यार ये all ones कंफ्यूजिंग था, अब इसमें वो क्या कह रहा है, मैंने इसमें सिंपली +1 कर दिया, ठीक है ना। जो आपके R2 के कंटेंट थे मैंने उसमें +1 कर दिया, तो ये आपका आंसर आया। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, ऑल वंस इन रजिस्टर क्या मतलब है, ये कौन से रजिस्टर के बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने बोला था ये R2 एरो R1, तो ये तो सीधा ही था भैया, R1 के कंटेंट R2 में कॉपी करने हैं, तो R1 में ये वैल्यू पड़ी थी, ठीक है ना, और R1 के कंटेंट आपके R2 में चले गए हैं, तो R2 की वैल्यू चेंज होके ये बन जाएगी 0 0 6 × 1, ये आंसर नहीं आएगा। R2 के कंटेंट और R1 के कंटेंट सेम हो जाएंगे, दोनों में ये वैल्यू पड़ी होगी आपकी। फिर अगला ऑपरेशन था ये एंड है, एंड होता है बोथ ट्रू देन ट्रू, नहीं तो 0, ये देखो। तो मैंने दोनों वैल्यूज को लिखा। फिर उसने बोला था कि एंड में होता है अगर दोनों 1 है तो 1 लगा दो, नहीं तो 0 लगा दो, तो दोनों 1 बस ये रहे, और कहीं 1 आया ही नहीं है, 2 1s आए ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने 1 डाल दिया, बाकी सारा 0 कर दिया। सो दिस इज द आंसर यू गॉट ऑफ एंडिंग द ऑपरेशन। फिर उसने ये बोला था, ये बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, तो इस वैल्यू का R1 के कंटेंट को आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, देयर यू गो, दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली आपके 5 जो इंस्ट्रक्शंस पूछी थी, ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है ना, ये आपका दूसरे का आंसर है, आपके तीसरे का आंसर ये है, ठीक है ना, आपके चौथे का आंसर ये रहा, और आपके 5वें का आंसर ये रहा। तो ये आपके 5 आंसर्स थे जो आपके आने चाहिए थे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, एफ पार्ट खत्म। जी पार्ट यार थ्योरी है, आपके बुक से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, पर फिर भी मैंने आपको दे दिया। माइक्रो प्रोग्रामिंग होता क्या है, एक हार्डवायर्ड एक माइक्रो प्रोग्राम्ड, इन दोनों के आर्किटेक्चर कर लेना, ये पेपर में आएंगे जरूर। फिर 2 तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एंड वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, एंड मिक्स्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ऑल्टरनेटिव है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखनी शुरू करी है। यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है ना, जो माइक्रो प्रोग्राम स्पेसिफाई करता है। और ये माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाता होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है उसकी डिटेल भी इसके पास पड़ी होती है। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए हम एक कंट्रोल मेमोरी को यूज़ करते हैं। उसने पूछा था व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल मेमोरी, तो ये आप लिख सकते हो कि भैया माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर कहाँ करोगे, कंट्रोल मेमोरी में। द एड्रेस रजिस्टर फॉर द कंट्रोल मेमोरी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है वो भी कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर रखेगा। उसका बफर रजिस्टर भी चाहिए होता है, ठीक है ना। द कंट्रोल मेमोरी बफर रिसीव्स द माइक्रो दैट हैज बीन रीड, अगर आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो तो बफर रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होगी, तो वो भी पता होना चाहिए था। फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ डिजायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स एंड सिग्नल्स यूज्ड टू डिटरमिन द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बिगिन। तो ये भाई माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में जनरली होता क्या है कि भाई कंट्रोल सिग्नल जनरेट करो जिसकी मदद से आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो सके और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। द सिक्वेंसिंग लॉजिक सेक्शन लोड्स द, अब ये उसने बताया हुआ है क्या क्या होता है, तो ये थ्योरी लिखनी थी आपने, मैंने शॉर्ट करके अपने स्क्रीनशॉट में से ले ली थी, आपकी बुक के स्क्रीनशॉट्स में से, तो आप यही मैटर लिख देना इस क्वेश्चन के लिए। फिर उसने पूछा था कंट्रोल मेमोरी की क्या जरूरत है, कंट्रोल मेमोरी का एक डायग्राम बना के दिखाओ, तो ये भी डायग्राम आपके स्क्रीनशॉट का ही है। फैच साइकिल एक्सप्लेन करो। फैच साइकिल होता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एड्रेस से उठा के कंप्यूटर में लेके प्रोसेसर में लेके आओ, इसको हम बोलते हैं फैच साइकिल। इनडायरेक्ट साइकिल, अगर आपके इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है वो इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट साइकिल को एग्जीक्यूट करो। इंटरप्ट साइकिल, अगर बाई चांस इंटरप्ट आता है, आपके चलते हुए प्रोग्राम को कोई इंटरप्ट कर दे, कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इंटरप्ट कर दे, तो ये इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होता है, आपके करंट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को चलाया जाता है। एग्जीक्यूट साइकिल, अब आपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है ना। फिर इंटरप्ट साइकिल पे जंप करो, ठीक है ना, लोड करो, ऐड करो, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये आप एक कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बना के एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है ना। बाकी आप डिटेल्स आपकी 4th यूनिट की बुक में से है, उसमें से पढ़ लेना। तो ये आपका कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, ले लीजिए। मैं एक बार दोबारा मौका देता हूँ आपको, दिस वन एंड दिस वन, ओके। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से एक कैलकुलेशन थी भैया, ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर का है, ठीक है ना। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में उसने ये बोला है कि यार आप मेरे को फिजिकल मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करके दो, ठीक है ना, 20 बिट का, अगर आपको मैं ये वैल्यूज दूँ। तो बेसिकली ये जो DS है ये डेटा सेगमेंट है, SS ये स्टैक सेगमेंट है, SP ये स्टैक पॉइंटर है। ये वैल्यूज ऑफसेट के अंदर ऐड हो जाती हैं, सीधी की सीधी बात करें, लेकिन ये हेक्साडेसिमल्स में है तो आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने करके दिखाया है, मैं समझाता हूँ साथ में। तो पहली इक्वेशन थी 25 CD, तो मैंने 25 CD लिखा, एक एक को कन्वर्ट करना शुरू किया। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर लो, 8421। अब आपने 2 बनाना है, तो 2 बनाओगे तो यहाँ पे 1 लगेगा, ठीक है ना, बाकी किसी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐड करते हुए, तो ये आपका 2 कन्वर्ट हो गया। 5, तो इनमें से किन नंबर्स को जोड़ के आपका 5 बनता है, 4 और 1, जिनको जोड़ा है उनके आगे 1, बाकियों के आगे 0, देयर यू गो, आपका 5 निकल गया। C, अब C का वैल्यू क्या है, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 के बाद ABC शुरू होता है, 10 11 12 शुरू नहीं होता। तो A इन हेक्सा इज 10, B इज 11, C इज 12, D इज 13, E इज 14 एंड F इज 15। ये इंफॉर्मेशन की जरूरत थी आपको। तो जब उसने C बोला, C मतलब 12, तो 12 होता है 8 + 4 12, 1 1 0 0, तो दे यू गो। फिर D निकाला, D होता है 13, तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो 13 आ गया 1 1 0 1, दे यू गो। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली कि हेक्साडेसिमल में जो आपने एड्रेस दिया है ना मेरे को डाटा सेगमेंट में, वो ये जनरेट होता है। फिर आपने ऑफसेट दिया था 004A, इंडिविजुअल बिट्स को उठाना है, 0 तो 0 ही होगा, 0 तो 0 ही होगा। फिर 4 को मैंने एवेल्युएट कर लिया और A को एवेल्युएट कर लिया। A क्या होगा, 10 है, तो 8 + 2 10, 1 0 1 0, देयर यू गो। तो ऑफसेट इन हेक्सा आपका ये बन गया, ठीक है ना। फिर जो आपका डाटा सेगमेंट में वैल्यू पड़ी थी ना, उसको आप 4 बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करते हो विद 0 फिल। तो इनके आगे, इस वैल्यू के आगे मैं 4 बार 0 प्लेस इंसर्ट करूंगा, ये रहा, इस वैल्यू के आगे 4 zeros इंसर्ट कर दी। इसके नीचे जो आपने अभी ऑफसेट निकाला है उसको लिखा और इनको ऐड कर दिया। तो ऐड किया सेम अभी जो जैसे एडिशन समझाई है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो ये एज इट इज आ गया, 1 + 0 1,
0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, तो यहाँ पे कैरी 1 आया था, 1 + 1 0, 0 + 0 0 कैरी 1 इधर आ गया, फिर इसको सोल्व किया तो दिस इज द वैल्यू यू गॉट, फिर इसको वापस कन्वर्ट कर दिया तो 0 0 1 0 0 0 1 0, दिस इज 8 4 2 1, ये आता है 2, तो ये 2 हो गया। फिर ये 0 1 0 1, ये देखिए ये 5 है ना, फिर 1 1 0 1 ये डी है, ठीक है ना, 0 0 1 0 0 1 1 होगा, फिर आया है 1 0 1 0, ये ए है, ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर यू गेट। अब सेम अगले पे स्टैक सेगमेंट पे भी ऐसा ही किया, अकेले अकेले वैल्यूज को मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यूज निकाली, इनको प्रॉपरली लिखा, फिर जो उसने एसपी की वैल्यू दी उनके अकेले अकेले हेक्साडेसिमल वैल्यूज निकाली, उनको लिखा, फिर इस पहली वैल्यू को शिफ्ट लेफ्ट किया 4 बिट्स से, ये रहा, फिर मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को इसमें ऐड कर दिया, बाइनरी एडिशन करने के बाद ये वैल्यूज आई, इसको वापस हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस इज द आंसर वी गॉट। इस पहले का आंसर था आपका ये वाला 25D1AH, और लास्ट वाले का जो सेकंड वाला था इसका आंसर था ये रहा 302C4H। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा एच पार्ट। अब आगे चलते हैं, अगला यार प्रोग्राम है। देखो प्रोग्राम बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है ना, अगर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, नहीं तो मैं सजेशन ये देता हूँ कि 8086 छोड़ दो, बाकी कंसेप्ट्स कवर कर लो जो आसान भी हैं, जिससे आप आसानी से अपना एग्जाम क्लियर भी कर सकते हो। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको ये भी लिख के दिया हुआ है। अब उसने 3 बाइट को ऐड करने को बोला था, 3 बाइट को में से स्मॉलेस्ट निकालने को बोला था 8086 में, तो मैंने 3 बाइट को 3 एरेज की फॉर्म में रख के 3 एरे में रख दिया इसमें, ठीक है ना, उनके मेमोरी एड्रेसेस थे, और इनमें से स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने का ये प्रोग्राम लिख दिया। तो ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये जो है आपका जो इस तरफ है ये एड्रेस है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई है, तो 0400 पे मैंने इस इंस्ट्रक्शन को सोल्व किया है, मूव SI, 2000, मतलब 2000 एड्रेस का कंटेंट मूव कर दो सोर्स इंडेक्स में, ये सोर्स होगा आपका। फिर अगली इंस्ट्रक्शन मूव DI, 600, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 3000 आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपका 3000 आना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आपका 3000 आएगा। फिर मैंने क्या किया है, SI के कंटेंट को C रजिस्टर में मूव किए, ठीक है ना, CX का मतलब होता है 16 बिट का रजिस्टर, CL और CH का मतलब होता है 8 बिट के लोअर C और हायर C, हायर बाइट बिट्स एंड लोअर बिट्स। तो पहले कंटेंट CL में मूव किए, CH के कंटेंट्स को सबको 0 किया, फिर इंक्रीमेंट SI, इंक्रीमेंट करने से 2000 मेमोरी एड्रेस से 2001 की तरफ मूव कर गया, मैं अगले एड्रेस पे मूव कर गया, फिर उसके कंटेंट A रजिस्टर में डाले, फिर C रजिस्टर को डिक्रीमेंट बाय 1 किया, ठीक है ना, फिर अगला एड्रेस पिक किया, इंक्रीमेंट CI, ठीक है ना, ऐसे मूव ऑन किया, फिर SI के कंटेंट्स को BL में डाला, अब A और B को कंपेयर किया, मतलब इन दोनों को कंपेयर किया, अगर A बड़ा होगा तो ये कंडीशन हिट कर जाएगी, मैं जंप करके सीधा चला जाऊंगा इधर 0417 एड्रेस पे, लेकिन अगर A बड़ा नहीं होगा, B बड़ा होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, ठीक है ना, मतलब ये जो है ये बताएगा कि A के कंटेंट बड़े हैं छोटे हैं या B के कंटेंट छोटे हैं। अगर A के कंटेंट छोटे हैं तो यहाँ से हम जंप करेंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो मैं B के कंटेंट ओवरराइड करूंगा A में, ताकि A विल ऑलवेज कंटेन द लोअर एड्रेस, तो A में अभी इन दोनों को कंपेयर किया तो 15 आ गया, नेक्स्ट टाइम फिर ये लूप चली, फिर अगली बार 15 और 04 को कंपेयर किया तो ये चेंज होकर 04 आ गया। जब आगे ये खत्म हो गया तो मैंने क्या किया है, जब ये आगे खत्म हो गया है तो जस्ट अ सेकंड, मेरे को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जब ये खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मूव DI AL, मतलब AL के कंटेंट अपने डेस्टिनेशन इंडेक्स में सेव कर दो, जो कि 3000 एड्रेस था, तो 3000 एड्रेस में आपका 04 एड्रेस सेव हो जाएगा। 3 बाइट्स में से स्मॉलेस्ट कौन सी है, 04 बाइट स्मॉलेस्ट है, ये आपका प्रोग्राम है। इन द एंड हॉल्ट मीन्स हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 8086 का प्रोग्राम था, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इन एन एरे, स्मॉलेस्ट इन 3 बाइट वैल्यूज बोला था उसने, तो वो एरे की तरह ही था, तो मैंने उसी तरीके से सॉल्व कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म होता है, आई होप आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर